हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के अपने सीरीज में 17 जो एपिसोड है आज आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए। और इसी सीरीज के साथ साथ इसी सीरीज में जैसे कि मैंने आपको हर सीरीज के स्टार्टिंग में जब हमेशा कहा है कि प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए हुए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले किया जा रहा है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उस क्वेश्चंस को विद रैशनल आपके सामने रिजोल्व करूँ, जिससे उसी क्वेश्चन से रिलेटेड शायद आगे आने वाली जो आपके एग्जाम है उनमें कुछ क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं तो वो आपके क्लियरेंस हो सकते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज, प्रीवियस जितने भी CHOs के एग्जाम हुए हैं वो क्वेश्चंस भी इनमें इन्वॉल्व किए हैं और इन्वॉल्व करने के साथ साथ इसी सीरीज को अपन आगे क्रमशः करते चल रहे हैं। ठीक है। और एक अनाउंसमेंट और है कि वाइटल नर्सिंग एकेडमी ने टेस्ट सीरीज जो है वो आफ्टर मतलब 1 या 2 दिन बाद में हम जो है लॉन्च करने वाले हैं, और जिससे DSSB कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और स्टाफ नर्स के जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि CMRS है, DSSB राजस्थान और MPC, तो 10 टेस्ट जो है वो सीरीज में इंक्लूड किए गए हैं। वो आप एप्लीकेशन से एक बार आप जाके विजिट कीजिए, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा कॉस्ट भी उसकी रखी नहीं गई है और वो 10 टेस्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। 100 क्वेश्चन जो है वो आपको हर टेस्ट में जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ ही जल्दी ही हम जो है वो PSIC RRB और DSSB का बैच जो है वो 21 जैसे कि मैंने पहले अनाउंस वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें साथ साथ में आपके GMRS का बैच भी हम स्टार्ट करेंगे अभी से ही, कि अभी से प्रिपरेशंस आप कंटिन्यूस करते रहेंगे तो एग्ज़ाम आने तक जो है वो आपकी प्रिपरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो और IKDRC का जिन्होंने स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दिया है वो कैंडिडेट पेशेंस रखिए, उनका जल्दी ही रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। फाइनल आंसर की जो है वो अपडेट हो गई है, तो अपने मार्क्स जो हैं आप सिक्योर कर लें। और कट ऑफ का जो वीडियो था वो पहले ही अपलोड कर दिया गया है, तो एक बार आप वो ज़रूर देख लें। ठीक है। आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, व्हेन टू स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इफ हार्ट रेट इज, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस सीरीज में कि जब हम न्यूबॉर्न रिसस्टिटेशन प्रोसेस करते हैं NBR, तो उसमें हम अम्बिलिकल पल्सेशन भी देखते हैं या फिर हम लेफ्ट साइड चेस्ट होता है वहाँ पे स्कल्टेट करते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा। तो अगर आपको हार्ट बीट जो है 30 सेकंड तक अगर आप देख रहे हैं और हार्ट रेट जो है वो 60 से 100 के बीच में अगर आ रही है NBR के टाइम में, तो वहाँ पे आपको रिसस्टिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चेस्ट कंप्रेशन आप कब स्टार्ट करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जब हार्ट रेट आपकी कितनी हो। तो मोर देन 60 हो, लेस देन 60 हो, मोर देन 100 हो या लेस देन 100 हो, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि हम चेस्ट कंप्रेशन तब स्टार्ट करते हैं जब हार्ट रेट जो है वो बिलो 60 हो। कितनी हो? बिलो 60 बीट पर मिनट। ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो कि ऑप्शन आपके बी में दिया हुआ है। ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है? बी रहेगा। क्लियर? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चेस्ट कंप्रेशन से ही है। क्वेश्चन है आपका, डेंजर्स ऑफ मोस्ट डेंजर्स ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इंक्लूड, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चेस्ट कंप्रेशंस के डेंजर्स क्या क्या हैं, यानी खतरे क्या क्या हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। सो चेस्ट कंप्रेशंस के क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं या क्या क्या रिस्क हो सकती हैं, तो देखिए, डैमेज टू जीफॉइड पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है इंजरी टू इंटरनल ऑर्गन्स।
एंड थर्ड ऑप्शन है फ्रैक्चर ऑफ रिब्स, ठीक है, या फिर ऑल द अबव। ये ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, पूछा गया है कि जब आप चेस्ट कंप्रेशन करते हैं तो क्या क्या रिस्क हो सकती है चेस्ट कंप्रेशन। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि चेस्ट को कंप्रेस जो अपन करते हैं, ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन जो हम करते हैं उसका रेट कितना होता है, तो मैंने आपको बता दिया है 100 से लेके हम 120 पर मिनट में कंप्रेस जो है वो देते हैं, ये आपको पता है। अब बात कर लेते हैं क्राइटेरिया की, तो जैसे मैं बात करूं एडल्ट की या चाइल्ड की, तो दोनों में ही आपको 2 इंच जो है वो डेप्थ आपको क्या करना होता है, कंप्रेस करना होता है, ठीक है, लगभग यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन लेकिन बात करें इन्फेंट की, लेकिन बात करें इन्फेंट की, ठीक है, तो इन्फेंट का जो डेप्थ है वो कितना रहेगा, 1.5 इंच, 1.5 इंच रहेगा। अब रेट जो है वो आपकी ज़्यादा है, 100 से 120 आपको पर मिनट में कंप्रेशन देने होते हैं, बहुत स्पीड से आपको कंप्रेशन देना, और डेप्थ आपकी इतनी है। अब अगर मान के चलिए कि डेप्थ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो लोकेशन क्या है इसका, लैंडमार्क, लैंडमार्क की बात करें, ठीक है, लैंडमार्क की अपन बात करते हैं, तो लैंडमार्क क्या होता है, तो लैंडमार्क आप सभी को पता है कि लोअर हाफ स्टनम, ठीक है, लोअर हाफ स्टनम, ठीक है, लोअर हाफ स्टनम, तो यहाँ पे लोअर हाफ स्टनम में देखिए जीफोइड प्रोसेस होती है, ठीक है, ये डैमेज होने की खतरा हो सकता है। उसके नीचे फिर आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे लंग्स वगैरह हैं, तो ये आपके डैमेज हो सकते हैं, रिब्स आपकी फ्रैक्चर हो सकती है, ठीक है, रिब्स आपकी फ्रैक्चर हो सकती है। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये तीनों ही पॉसिबिलिटी है कि ये डेंजर्स जो है वो चेस्ट कंप्रेशन जब हम करते हैं, और अगर चेस्ट कंप्रेशन करते समय अगर डेप्थ का पूरा ध्यान नहीं रखा गया, तो ये खतरे जो हैं, ये जो ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं ये पॉसिबल हैं, सारे होने के चांसेस इसमें जब हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सारे ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज ऑफ कि चेस्ट कंप्रेशन का जो रेट है वो ज़्यादा रहने वाला है, यानी 100 से 120 रहेगा। इन्फेंट की बात करें तो यहाँ पे हमें 90 कंप्रेशन देना होता है पर मिनट में, कितने देना होता है, 90 कंप्रेशन देना होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात यही है कि जब भी हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं तो हमें डेप्थ का ध्यान रखना चाहिए। अगर डेप्थ थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ा तो ये कंडीशन जो है वो क्रिएट हो सकती हैं, तो ये क्या है उसके रिस्क होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ही रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, न्यूबॉर्न की रिस्क सेक्शन है, ठीक है। इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ नियोनेटल एस्फाइक्सिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यानी नियोनेटल जो एस्फाइक्सिया कंडीशन होती है, या जिसको अपन बर्थ एस्फाइक्सिया भी बोलते हैं, ठीक है, बर्थ एस्फाइक्सिया भी बोलते हैं, तो उस कंडीशन में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, नॉट लगा हुआ है यहाँ, ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन क्या है देखिए, हाइपोक्सिया, हाइपोपरफ्यूजन, एसिडोसिस और हाइपोकैप्निया, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपको बताना है कि नियोनेटल एस्फाइक्सिया अगर किसी बेबी को होता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स कौन सा नहीं है, ये आप पूछ, ठीक है। तो देखिए हाइपोक्सिया का मतलब तो क्या होता है कि O2 डेफिशिएंसी इन टिश्यू, O2 डेफिशिएंसी इन टिश्यू, इन टिश्यू, ठीक है। हाइपोपरफ्यूजन का मतलब क्या हो गया, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्लियर। और एसिडोसिस का मतलब क्या हो गया कि पीएच जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, पीएच जो बढ़ रहा है, PaCO2 लेवल जो है वो भी बढ़ रहा है, H प्लस जो है वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये सारी कंडीशंस आपको एस्फाइक्सिया में देखने को मिलती है,
लेकिन हाइपोकैप्निया का मतलब क्या हो गया कि एल्वुलार जो ब्लड होता है उसमें CO2 का जो लेवल है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वो भी CO2 डिक्रीज टू प्रेफरेंस नॉर्मल रेंज, प्रेफरेंस इज नॉर्मल रेंज, यानी नॉर्मल रेंज जितनी होती है, सॉरी नॉर्मल जो रेंज होती है उससे भी कम हो जाएगा, नॉर्मल रेंज से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो 35 से लेके 45 mmHg होती है, ठीक है। अब अगर CO2 का लेवल 35 से भी क्या हो जाए, बिलो हो जाए, 35 से भी बिलो हो जाएगा तो कंडीशंस क्या आएगी, हाइपोकैप्निया आएगी, ठीक है। और अगर 45 से ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरकैप्निया, यानी एल्वुलार जो ब्लड होता है या हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें CO2 का लेवल जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि नियोनेटल एस्फाइक्सिया में आपको हाइपोक्सिया भी दिखेगा, हाइपोपरफ्यूजन भी दिखेगा, एसिडोसिस भी दिखेगा, ठीक है, एसिडोसिस भी दिखने वाला है ग्लाइकोलाइसिस की वजह से। और हाइपोकैप्निया जो है वो आपको नहीं दिखेगा, हाइपोकैप्निया आपको नहीं दिखेगा, हाइपरकैप्निया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसलिए राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है। और बात करें, ठीक है, और बात करें तो नियोनेटल एस्फाइक्सिया हम कहते हैं किसको हैं, तो आपको याद रखना है फेलियर टू इनिशिएट, फेलियर टू इनिशिएट प्रॉपर एंड मेंटेन रेस्पिरेशन, ठीक है, यानी रेस्पिरेशंस को प्रॉपरली इनिशिएट करना और मेंटेन करना दोनों ही क्या है, फेलियर हो रहे हैं, ठीक है। बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो देखिए हाइपोक्सिया भी देखने को मिलता है, हाइपोपरफ्यूजन भी देखने को मिलता है, लैक्टिक एसिडोसिस भी देखने को मिलता है, और इसके साथ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस भी देखने को मिलता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे जो है वो बर्थ एस्पेक्सिया, नियोनेटल एस्पेक्सिया के साइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे आपको हाइपरकैप्निया देखेगा ना कि हाइपोकैप्निया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला, बी रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो और स्टाफ नर्स के 2019 के पेपर में ये आया हुआ है, 2021 में भी आया हुआ है, ठीक है। रिस्पन डिजीज जो है इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएट विथ आपसे क्वेश्चन, ठीक है। रिस्पन डिजीज जो है ये मोस्ट कॉमनली किससे एसोसिएट होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है पाइलोरिक स्टेनोसिस, सेकंड ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, थर्ड ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, लास्ट ऑप्शन आपका टर्नर सिंड्रोम, लास्ट ऑप्शन आपका टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है इसमें आपको याद रखना है जो हिस्पंग डिजीज होती है ये कैसी प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम, ठीक है। हिस्पंग डिजीज जो है वो हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, बाकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी इसकी नहीं पता है पर रीजंस इसके पता है, ठीक है। हिस्पंग डिजीज को हम क्या कहते हैं, गैंग्लियोनिक, गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। अब पहले बात कर लेते हैं अपन हिस्पंग डिजीज के बारे में, थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में बता दूं फिर अपन बात करेंगे कि ये किससे एसोसिएट है, ठीक है। तो बात करें जैसे एगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन, इसको क्यों कहते हैं अपन, हिस्पंग डिजीज को हम एगेंग्लियोनिक जो मेगाकोलोन है वो क्यों कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको याद रखना है इंटेस्टाइनल जो नर्व सेल है, ठीक है, इंटेस्टाइनल जो नर्व सेल है जिनको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लियन सेल, तो हम क्या बोलते हैं, गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। यहाँ आपको याद रखना है इंटेस्टाइनल नर्व सेल्स डोंट डेवलप, ठीक है, डोंट डेवलप प्रॉपर्ली, डोंट डेवलप प्रॉपर्ली, ठीक है। अब
इंटेस्टाइनल नर्व सेल्स जो गैंग्लियन सेल्स हैं वो डेवलप क्या नहीं हो रही हैं, प्रॉपर्ली नहीं हो रही हैं, तो उस पार्ट को आप क्या कहोगे, एगैंग्लियोनिक पार्ट कहेंगे। उसको हम क्या पार्ट कहेंगे, एगैंग्लियोनिक पार्ट, क्योंकि वहां पे जो नर्व सेल्स होनी चाहिए वो नर्व सेल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है, डेवलप ही नहीं हुई है, इसलिए इस पार्ट को हम कहेंगे एगैंग्लियोनिक पार्ट। ठीक है, अब सवाल ये, अब आगे क्या होता है कि एगैंग्लियोनिक पार्ट हो गया। अब एगैंग्लियोनिक पार्ट होने की वजह से आपको याद रखना है, does not receive stimulation by PNS, does not receive stimulation by parasympathetic nervous system, parasympathetic nervous system। ठीक है, अब गैंग्लियोनिक पार्ट हो गया, वहां पे कोई नर्व सेल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है जो होनी चाहिए, गैंग्लियन सेल, गैंग्लियोनिक नर्व सेल। अब वो प्रेजेंट नहीं होने की वजह से क्या है, पैरासिम्पेथेटिक का जो स्टिमुलेशन आना चाहिए वो नहीं आएगा, वो रिसीव ही नहीं होगा। अब वो रिसीव नहीं होगा, इसकी वजह से होगा क्या, पैरासिम्पेथेटिक जो है नर्वस सिस्टम वो जो स्टिमुलेशन देना चाह रहा है वो वहां पे रिसीव होगा नहीं, तो अब होगा क्या है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट विल नॉट अकर। ठीक है, विल नॉट अकर, या फिर आप ये बोल सकते हो कि वहां उस एरिया में पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि पैरासिम्पेथेटिक जो नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन देना चाह रहा है वो नर्व सेल्स की एब्सेंस में वहां पे रिसीव होंगी नहीं। अब यहाँ पे होगा क्या, अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो फूड पार्टिकल्स है वो एक ही जगह पे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, वो मूवमेंट नहीं करेंगे पेरिस्टालसिस मूवमेंट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है फूड पार्टिकल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फूड पार्टिकल्स जो हैं वो एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं प्रॉक्सिमल टू मेगा कॉलम, प्रॉक्सिमल टू एगैंग्लियोनिक पार्ट, ऐसे लिखा है, प्रॉक्सिमल टू एगैंग्लियोनिक पार्ट। ठीक है, समझ गए, प्रॉक्सिमल टू एगैंग्लियोनिक पार्ट। अब इसकी वजह से होगा क्या, जैसे मान के चलिए कि इस तरह से जो है वो पार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ मूवमेंट हो रहा है, यहाँ मूवमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है नर्व सेल्स, तो यहाँ पे फूड पार्टिकल जो है वो जमा हो जाएंगे। अब ये जमा होने की वजह से क्या है, ये वाला जो हिस्सा इस तरह से मैंने बनाया है ये क्या है, ये पूरा जो कॉलोन है ये कैसी हो गई, मेगा कॉलोन हो गई। कैसी हो गई है, मेगा कोलोन। क्यों, क्योंकि ये गैंग्लियोनिक पार्ट है और यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ नर्व सेल्स नहीं। तो इसकी वजह से होगा क्या, दिस पार्ट इज this part is dilate, ठीक है, this part is dilated and called मेगाकोलोन। ठीक है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मेगाकोलोन बोलते हैं, क्योंकि वहां पे फूड पार्टिकल जो है वो जमा हो गए। ठीक है, अब तो अब क्या है, तो अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भाई हिस्पन डिजीज, ये तो हो गई पूरी फिजियोलॉजी जो मैंने आपको बतानी थी। ठीक है, अभी हिस्पन पैथोफिजियोलॉजी, तो हिस्पन डिजीज जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमनली किससे एसोसिएट है, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस इससे तो नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस से भी नहीं है, टर्नर सिंड्रोम से भी नहीं है, इससे रिलेटेड है ये, डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि यहाँ आपको पता है क्या होता है, ट्राइसोमी 21। ठीक है, ट्राइसोमी 21 यानी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी यहाँ पर आपको दिख रही है, क्रोमोसोमल जो है वो एबनॉर्मलिटी आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, ठीक है, और हिस्पन डिजीज जो है ये भी कैसी है, इनहेरिटेड डिजीज है। हिस्पन डिजीज जो है वो भी कैसी है, इनहेरिटेड डिजीज है। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में देखिए एक ऑप्शन और बता रहा हूँ, या तो ये रीजन हो सकता है या फिर हो सकता है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। ठीक है, सीएसडी जिनको अपन बोलते हैं, तो डाउन सिंड्रोम और सीएसडी के बच्चे होते हैं उनमें आपको हिस्पन डिजीज जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इन दोनों ही केसेस में मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं किसके होने के, हिस्पन डिजीज के। पहली बात, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, हिस्पन डिजीज जो है, ठीक है, हिस्पन डिजीज जो है इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, हिस्पन डिजीज का
कॉम्प्लिकेशंस, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ये क्वेश्चंस भी पूछा गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है एंटेरोकोलाइटिस है, एंटेरोकोलाइटिस याद रखना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। ठीक है, एंटेरोकोलाइटिस याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से इसका पैथोफिजियोलॉजी होता है। इंटेस्टाइन में नर्व सेल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से पीएनएस जो है वहाँ स्टिमुलेशन देने चाहता है, लेकिन नर्व सेल्स एब्सेंस होने की वजह से वहाँ स्टिमुलेशन नहीं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जिसकी वजह से होती नहीं, फूड पार्टिकल से जो मूवमेंट करते नहीं और वहीं जमा हो जाते हैं, जमा होने की वजह से कॉलोन की साइज बढ़ जाती है, इसीलिए उसको मेगा कॉलोन कहते हैं और वो डायलेट हो जाएगी। और प्रॉक्सिमल जो पार्ट होता है वहाँ पे फूड पार्टिकल जो है वो जमा होते रहते हैं। ठीक है, फूड पार्टिकल जो है वो जमा होते रहते हैं, जैसे इस तरह से। ठीक है, ये जो साइड है यहाँ नर्व सेल्स है नहीं, तो ये गैंग्लियोनिक पार्ट है, तो फूड पार्टिकल जो है वो यहाँ इस तरह से जमा होते रहेंगे और साइज जो है इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, धीरे धीरे कंडीशंस एंटेरोकोलाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कॉम्प्लिकेशंस आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि क्रिस्पन डिजीज जो है वो मोस्ट कॉमनली डाउन सिंड्रोम से और सीएसी से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पंग डिजीज का एक क्वेश्चन और याद रखना है आपको, इसमें कैसा स्टूल दिखा है। हाँ, साइन मैंने आपको नहीं बताया, इसके दो साइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। एक तो आपको याद रखना है रिबन लाइक स्टूल। ठीक है, रिबन लाइक स्टूल। ठीक है, स्टूल जो है वो बहुत ही धागे धागे थ्रेड जैसे तरीके से, रिबन जैसे तरीके से प्रेशराइज निकलता है। ठीक है, एक तो ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, सेकंड आपको याद रखना है ब्लास्ट साइन। सेकंड आपको याद रखना है ब्लास्ट साइन। अब ब्लास्ट साइन क्या होता है, जब हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, जब हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो फोर्सफुल जो है, फोर्सफुल पासेज ऑफ फ्लैटस एंड स्टूल, पासेज ऑफ फ्लैटस एंड स्टूल, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्ट साइन कहते हैं। जब आप रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं इस केस का, तो फोर्सफुली जो फ्लैटस है और स्टूल है वो क्या होते हैं, एक्सपेल्ड आउट होते हैं, बाहर होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट साइन। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, अब तो इतना पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, हु इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब्राहम जैकब, हिप्पोक्रेटस, मैरियन और लीनियन वॉल्ड। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, फादर ऑफ पीडियाट्रिक के नाम से किसको जाना जाता है, तो अब्राहम जैकब को जाना जाता है, याद रखना है। हिप्पोक्रेटस किसको कहते हैं, तो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, या फिर आप मेडिसिन के पिता भी कह सकते हैं इनको, हिप्पोक्रेटस। ठीक है, मैरियन की मैं बात करूं तो फादर ऑफ गायनेकोलॉजी, फादर ऑफ गायनेकोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ गायनेकोलॉजी। ठीक है, लीनियन वोल्ट की मैं बात करूं तो फादर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फादर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलेंगे तो आपके क्या है, एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके ऑप्शनल अगर क्लियर हैं, वो तभी पॉसिबल है जब आप रेशनल वाइज पढ़ते हैं। और रेशनल वाइज पढ़ने का यही बेनिफिट होता है कि हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व होने बहुत जरूरी है। एक ही क्वेश्चन से हमें ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सके, वही अच्छी स्टडी का एक मतलब क्या होता है, इंडिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि हमें जो क्वेश्चंस आता है वो हमने पढ़ा, इसका आंसर ये है, वो याद रहा तो ठीक है, भूल गए तो फिर जय श्री हरि हो गया। ठीक है, और रट्टे मारने में सिस्टम में यही होता है, जब हम एग्जाम में जाते हैं तो सब कुछ हमारे दिमाग में होता है और वो एकदम से क्या होता है, मैशअप करता है। और जब मैश क्रिएट होता है ना तो फिर भैया बहुत बुरा हाल होता है। ठीक है, फिर तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी गलत होते हैं जिनके बाहर आती है एग्जाम के बाहर, अपन सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये क्वेश्चंस मेरा गलत कैसे हो गया, कहाँ मेरी सही चूक हो गई। ठीक है, और फिर वो सिलेक्शन आपका बाहर हो गया। इस तरह की गलतियां आपसे तभी नहीं होंगी जब आप बहुत ही पेशेंस तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि एग्जाम का वेट मत किया कि रहें कि भैया एग्जाम आएगी तो हम पढ़ाई करने बैठेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका वेट नहीं कर रही है, आप एग्जाम का वेट कर रहे हैं।
मंजिल आपको पहुंचना है तो रास्ता अभी आपको ही तय करना पड़ेगा। अब आप 15 दिन में रास्ता तय करने की सोच रहे हैं तो 15 दिन में आप थक जाओगे, वहां पहुंचते पहुंचते आपका पूरा का पूरा जो एनर्जी है वो पूरा खत्म हो जाए। इसलिए धीरे धीरे चलें। ठीक है, खरगोश और कछुए वाली जो कहानी है ना, वो बिल्कुल सटीक कहानी। ठीक है, इसलिए सक्सेस तभी मिलती है जब आप धीरे 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 अपने स्टेप्स बढ़ाते रहें, पढ़ाई करते रहें, हर एक क्वेश्चंस को आप धीरे धीरे सॉल्व करते हुए चलें। लिटिल बिट डेली आप कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ें, 6 घंटे पढ़ें। जैसे ही फिर आपका एग्जाम आता है उस समय फिर आप वो सब चीज़ आप रिवाइज बेस पे करें। तब आप किताब उठा के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर वो कुछ नहीं होना। ठीक है, और अगर इस सोच से आप बैठे हुए हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भी नहीं करवा सकता, कोई भी नहीं करवा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द एवरेज हाइट टू इंडियन मदर टू कंडक्ट नॉर्मल लेबर चांसेस? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपसे पूछी गई है एवरेज हाइट, पूछी गई है आपसे इंडियन मदर की जो कि कंडक्ट करवाती है नॉर्मल लेबर चांसेस। जिस मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको आइडियल हाइट या एवरेज हाइट बतानी है इंडियन मदर की जो नॉर्मल लेबर जो है हो सकता है, जिसका कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो 5 फीट 5 फुट 5 इंच, 4 फुट 7 इंच, 5 फीट 4 इंच, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, देखिए आइडियल हाइट जो होती है ना वो 160 सेंटीमीटर होती है, 160 सेंटीमीटर होती है, ये बात आपको याद रखना है। अगर इससे कम है तो फिर रिस्क जो है वो बढ़ जाती है, रिस्क जो है वो बढ़ जाती है। चाहे आप बात करें LSCS की, चाहे बात करें आप CPD की, ठीक है, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, चाहे LSCS की बात करें, या फिर स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, ये भी फेलियर होने के चांसेस होता है, स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, ठीक है, इसके भी फेल होने के चांसेस होते हैं, फेलियर हो जाते हैं। ठीक, इसीलिए आपको याद रखना है एवरेज जो आइडियल हाइट मानी गई है इंडियन मदर की वो मानी गई है 4 फीट 7 इंच। राइट आंसर इज सी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एवरेज मैंने आपको बता ही दिया है, नॉर्मली हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कम है तो फिर ये रिस्क होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो 4 फीट 7 इंच जो है वो इसका राइट आंसर आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमाउंट इज आइडियल फॉर गेनिंग वेट इन ए नॉर्मल सिंगल टर्म प्रेगनेंसी? ये आपसे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉपुलर क्वेश्चन भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतना बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग लगभग ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि कितना अमाउंट आइडियली एक प्रेग्नेंट जो सिंगल प्रेग्नेंट लेडी है, सिंगल प्रेगनेंसी है, उसमें आइडियल गेनिंग वेट कितना होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 16 किलो यानी 30 पौंड, 11 kg 24 पौंड्स, 12 kg 22 पौंड, 15 kg 28 पौंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आपको याद रखना है कि विच अमाउंट इज आइडियल फॉर गेनिंग वेट इन नॉर्मल सिंगल प्रेगनेंसी। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 11 kg पौंड। ठीक है, सॉरी 11 kg या 24 पौंड या LBS। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइडियल जो गेनिंग वेट होता है वो होता है 11 से लेके 13 kg। ठीक है, लेकिन हम इसे ही मानते हैं, और 24 LBS, ये आपको याद रखना, पौंड में इंडिकेट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो है वो इतना वेट गेन करती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें होता क्या है। देखिए, तो वेट गेन जो होता है ना वो दो तरफ से होता है। वेट गेन जो होता है, वेट गेन जो होता है वो टू साइड होता है। ठीक है, एक तरफ होता है मैटरनल, एक तरफ होता है मैटरनल वेट गेन,
और एक उस तरफ होता है प्रेगनेंसी वेट गेन। प्रेगनेंसी वेट गेन, ठीक है। मैटरनल वेट गेन के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है? जैसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ईसीएफ, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये जो है ये वेट को बढ़ाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ठीक है, और फैट, ठीक है, और क्या है? प्रोटीन। फीटल प्रेगनेंसी की मैं बात करूं तो प्रेगनेंसी वेट गेन करने में कौन कौन इंक्लूड है? तो फीटस है। कौन कौन है? फीटस है, प्लेसेंटा है, एमनियोटिक फ्लूइड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्रेगनेंसी की तरफ से वेट गेन कर रहे हैं और ये मैटरनल वेट गेन इस तरफ से हो रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंटों की जो बहुत ही ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। देखिए, मैं बात करूं वेट गेन की, ठीक है, वेट गेन अकॉर्डिंग ट्राइमेस्टर की अपन बात करें, ठीक है, अकॉर्डिंग ट्राइमेस्टर की मैं बात करें तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 0 से 12 वीक, 0 से लेके 12 वीक तक, तो यहाँ तक वजन सिर्फ 1 kg जो है वो गेन होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, लेते हैं अपन सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो 13 से लेके 27 वीक, इसमें 5 kg तक जो है वो वेट होता है, गेन होता है। और फिर बात कर लेते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की, जो है 28 से लेके 40 वीक, ठीक है। यहाँ पे भी एवरेज जो है वो 5 kg वेट जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, ये आपको याद है। अब यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन बन सकते हैं। मैक्सिमम अगर बात करें, मैक्सिमम मैटरनल वेट गेन या फिर मैक्सिमम मैटरनल वेट गेन, या फिर आप बोल सकते हो ग्रोथ, ठीक है, तो किसमें होती है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में। याद रखना है, मैटरनल वेट गेन या मैक्सिमम आपको मैटरनल ग्रोथ पूछे हैं तो वो होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? तो मैक्सिमम फीटल ग्रोथ, ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम फीटल ग्रोथ आपको किस में देखने को मिलती है? तो थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है। अब जैसे मैं बात करूं वेट गेन की, ठीक है, फीटल ग्रोथ मान लीजिए या वेट गेन मान लीजिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, जैसे स्टार्टिंग की बात करें कि थर्ड ट्राइमेस्टर में चाइल्ड पे या बेबी पे जो फीटस पे वेट गेन हो रहा है वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो देखिए 32 से लेके 36 जो वीक है, ठीक है, 2 से लेके 36 जो वीक है, यहाँ तक 26.1 ग्राम पर डे के हिसाब से जो है वो वेट गेन होता है, ठीक है, इस पीरियड में। और 36 से लेके 40 वीक तक कितना होता है? 24 ग्राम पर डे के हिसाब से जो है वो वेट गेन होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, मान के चलिए कि 500 ग्राम पर वीक, 500 ग्राम पर वीक या फिर और 500 ग्राम पर वीक या 2 किलो पर मंथ, ठीक है, 2 किलो पर मंथ, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 LBS पर वीक और 5 LBS पर मंथ। अगर इस हिसाब से वेट अगर गेन हो रहा है, अगर इस हिसाब से वेट जो है वो क्या हो रहा है? गेन हो रहा है किसी भी लेडी का, तो ये किस कैटेगरी में आता है? तो याद रखना है, ये एबनॉर्मल वेट गेन कैटेगरी में आएगा, एबनॉर्मल वेट गेन कैटेगरी में आता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एबनॉर्मल जो वेट गेन है उसकी कैटेगरी में आता है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, आपको याद रखना है कि
एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि मान के चलिए एक्टिव स्मोकिंग ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, क्या इस लेडी का वेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पे आपको याद रखना है वेट पे इसका कोई इफेक्ट डायरेक्टली नहीं पड़ता है, वेट इफेक्ट नॉट डायरेक्टली, ठीक है, नॉट डायरेक्टली। ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है, याद रखना है, क्योंकि इस एक्टिव स्मोकिंग जो है प्रेग्नेंट लेडी की वो क्या कोज करती है, तो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन कोज करती है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन यानी IUGR कोज करती है, IUGR कोज करती है, ठीक है। और ये जो है फिर ये फीटल वेट पे जो है वो इम्पैक्ट डालती है। इसका इफेक्ट किस पे जाता है, फीटल वेट पे जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एक्टिव स्मोकर्स अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उनका क्या इफेक्ट होगा, एक चीज। दूसरी चीज आपको याद रखना है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की मैं बात करूं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की मैं बात करूं, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की मैं बात करूं तो हाई जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, ठीक है, उनके वेट गेन इंक्रीज होते हैं, यानी उनमें आपको वेट गेन देखने को मिलेगा। और जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाली होती हैं उनमें वेट लॉस आपको देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो लेडीज होती हैं इनके वेट बढ़ते हैं, यानी कंपेरिजन टू लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाली जो लेडी होती है इनके वेट जो है वो लेस होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना, इस तरह से क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, अब आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा कि एवरेज एक लेडी सिंगल प्रेगनेंसी में आइडियल वेट गेन कितना करती है, 11 kg करती है, जिसको 24 LBS में भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से अच्छा क्वेश्चन आ गया है और इसका आंसर आप दे सकते हैं क्योंकि पहले मैंने क्वेश्चन ये क्लियर करवा दिया है। क्वेश्चन क्या है, इन विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी रैपिड फीटल वेट गेन अगर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यानी वो कौन सा ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का जिसमें रैपिड फीटल का वेट जो है वो गेन होता है, फीटल का जो वेट है वो गेन हो रहा है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, नहीं, इसमें होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, बी। और अगर आपसे मैटरनल पूछता तो राइट आंसर क्या रहता, सेकंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। ये आपको याद है, इक्वल इन ऑल तो ऑप्शन नहीं। और सेकंड ट्राइमेस्टर में किसका होता है, तो मैटरनल, याद रखें, मैटरनल, क्लियर। इस तरह से इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, what will be ideal pattern, what will be ideal pattern to assess pallor cyanosis changes in pregnant mother। जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं एंटीनेटल विजिट में, या कोई भी लेडी प्रेग्नेंट जब हॉस्पिटल को आती है विजिट के लिए, तो आपको पैलर या साइनोसिस जो है वो देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्लाज्मा वॉल्यूम होने की वजह से उसमें पैलरिटी दिखती है, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पैलर और साइनोसिस को चेंज जे जो हो रहे हैं प्रेग्नेंट लेडी में, अब उनको आपको क्या करना है, असेस करना है। तो आइडियल पैटर्न आपको बताना है कि किस तरह से आप उसको असेस करते हुए चलेंगे, उस पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो कौन सा पैटर्न वो होगा। तो नेल्स, फिर कंजेक्टाइवा और फिर टंग, इस तरह से आप फॉलो करेंगे। टंग, कंजेक्टाइवा या नेल्स, फिर इस तरह से आप फॉलो करेंगे। कंजेक्टाइवा, नेल्स या टंग, इस तरह से आप फॉलो करेंगे, या कंजेक्टाइवा, टंग और नेल्स, इस तरह से आप फॉलो करने वाला है। तो क्या आंसर रहने वाला है क्वेश्चन का, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपको बताना है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जब भी प्रेग्नेंट लेडी का फिजिकल एग्जामिनेशन अपन जब करते हैं, उसके पैलर और उसके साइनोसिस चेंजेस को हमें देखना है, तो सबसे पहले हम याद रखना है CTN फॉर्मूला, याद रखना है कौन सा, CTN। पहले देखेंगे हम कंजक्टाइवा को, फिर देखेंगे टंग को, फिर देखेंगे नेल्स को, इस तरह से सीक्वेंस जो है वो चलता है, ठीक है। सबसे पहले कंजक्टाइवा असेस होगा, फिर टंग असेस होगी और फिर नेल असेस होगी, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, डी रहेगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी बेसिक पर्पज, ध्यान से पढ़ना, व्हाट विल बी बेसिक पर्पज टू परफॉर्म ओरल एग्जामिनेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कोई प्रेग्नेंट लेडी जब विजिट पे आ रही है और आप उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि नहीं करते हैं? विजिट पे अपन करते हैं ना भाई, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, रिपोर्ट्स करते हैं। तो आपने फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान ओरल एग्जामिनेशन उसका परफॉर्म किया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसका बेसिक पर्पज क्या होता है ओरल एग्जामिनेशन करने का प्रेग्नेंट मदर में, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए, टू असेस डेंटल कैरीज, क्या आपको डेंटल कैरीज देखने के लिए ये करना पड़ रहा है? टू असेस गम ब्लीडिंग, क्या आप गम ब्लीडिंग देखने के लिए ऐसा कर रहे हो? टू असेस ड्राई माउथ, क्या आप ड्राई माउथ असेस करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? टू एग्जामिन व्हाइट पेचेस, क्या आपको व्हाइट पेचेस देखने को मिलेंगे तो आप इसलिए ओरल एग्जामिनेशन कर रहे हैं? तो यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है क्या, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होंगे, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसमें भी स्पेशली जो एस्ट्रोजन है, ठीक है, स्पेशली जो एस्ट्रोजन है ये क्या करता है, ये क्या करता है, गम्स के जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, गम्स के जो टिश्यूज होते हैं वहां पे यूजनेस जो है वो देखने को मिलती है, या फिर उनके जो टिश्यूज होते हैं वो थोड़े टाइम रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक चीजें आपको याद रखनी है कि हम प्रेग्नेंट लेडी का ओरल एग्जामिनेशन बेसिक पर्पज इसलिए करते हैं ताकि हम क्या देख सकें, गम ब्लीडिंग देख सकें, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्या देख सकें, गम ब्लीडिंग देख सकें, या फिर आपको याद रखना है प्रेगनेंसी के दौरान जिंजिवाइटिस होने का रिस्क रहता है, या फिर गम हाइपरप्लेशिया, गम हाइपरप्लेशिया, ठीक है, ये आपको याद है, गम हाइपरप्लेशिया, ठीक है। इन दोनों ही कंडीशंस में गम ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। इसी वजह से हम ओरल एग्जामिनेशंस करते हैं किसका, प्रेग्नेंट लेडी का, जब वो विजिट पे आती है। और इसका बेसिक पर्पज यही है ओरल एग्जामिनेशन का कि एस्ट्रोजन की वजह से क्या है, ये कंडीशंस हो सकती हैं, इस वजह से हम गम ब्लीडिंग के चांसेस को असेस कर सके। और अगर असेस कर लिया और आपको दिख गया कि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब है कि कंडीशन ठीक है तो, लेकिन हमें विजिट करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा हो सकता है प्रेग्नेंट लेडी में। तो हम ओरल एग्जामिनेशन प्रेग्नेंट लेडी का इसलिए करते हैं ताकि हमें गम ब्लीडिंग जो है वो असेस हो जाए, और जिसका रीजन क्या है, जिंजिवाइटिस या गम हाइपरप्लेशिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच हार्मोन इज एसोसिएट विद द कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी, कौन सा हार्मोन एसोसिएट है कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरसलाइवेशन, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको क्या नाम से जानते हैं, प्राइलिज्म, किस नाम से जानते हैं, प्राइलिज्म, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, थाइलोरिया, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, साइलोरिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, साइलोरिया इसको कहते हैं, तो हाइपर सलाइवेशन को या पिटेलिज्म को कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये पूछा गया है आपसे कि ऐसा प्रेगनेंसी में किस हार्मोन की वजह से होता है, ये आपसे क्वेश्चन। तो प्रोलैक्टिन की वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है, या थायराइड की वजह से होता है। तो आपको याद रखना है कि हाइपर सलाइवेशन, पिटेलिज्म या साइलोरिया किसकी वजह से होता है, तो एस्ट्रोजन की वजह से होता है और एंड एचसीजी की वजह से होता है, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनो गोनाडोट्रोपिन,
दोनों ही हॉर्मोन्स की वजह से आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपसे मेनली पूछा जाए तो राइट आंसर आपका एस्ट्रोजन रहेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है, साइलोरिया आपको कब देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है अर्ली एज अर्ली, अर्ली एज अर्ली, यानी आफ्टर 2 to 3 weeks of conceive, after 2 to 3 weeks conceive of pregnancy, conceive of pregnancy, प्रेगनेंसी कंसीव होने के 2 से 3 हफ्ते बाद आपको हाइपर सलाइवेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरी रीजन और मैं बता देता हूँ, भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंडीशन में हाइपर सलाइवेशन ज्यादा देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है हाइपर एमेसिस ग्रेविडा, हाइपर एमेसिस ग्रेविडा, हाइपर एमेसिस ग्रेविडा। ठीक है, बॉन्डिंग सिकनेस, या जिसको अपन बॉन्डिंग सिकनेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है हाइपर एमेसिस ग्रेविडम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फर्टिलिज्म, साइलोरिया या हाइपर सलाइवेशन आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों देखने को मिल जाएगा? क्योंकि इस कंडीशंस में सिकनेस इतनी होती है कि सलाइवा जो है वो लेडी वो पूरी तरीके से क्या नहीं कर पाती है, गल्प नहीं कर पाती है। ठीक है, इसकी वजह से एक्सेस एक्सेस सलाइवा जो है वो क्या रहता है, एक्युमुलेट होता रहता है। ठीक है, एक्सेस सलाइवा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और इसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, फेटिलिज्म या फिर साइलोरिया बोलते हैं, जिसका रीजन क्या है कि एस्ट्रोजन जो है, ठीक है, एस्ट्रोजन जो है वो जो सलाइवा की जो प्रोसेस होती है उसको स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से सलेवेशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, वो भी अर्ली एज अर्ली, यानी 2 to 3 weeks आफ्टर कंसीव सलाइवेशंस आपको हाइपर देखने को मिलता है ड्यू टू एस्ट्रोजन और ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन। अब ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन की वजह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, एस्ट्रोजन। अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा और एससीजी हो तो फिर आपका ये आंसर भी यहाँ पे करेक्ट होने वाला, और दोनों है तो दोनों भी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ फॉलोइंग इंटरवेंशन। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट टू ओवरकम। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट टू ओवरकम द कंडीशन ऑफ गम ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन है, कौन सा इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट है टू ओवरकम द कंडीशन ऑफ गम ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। यानी गम ब्लीडिंग हो रही है किसी लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान, तो नीचे दिए गए जो इंटरवेंशन है उनमें से आप कौन सा इंटरवेंशन यूज करेंगे जिससे आप इसको ओवरकम कर सके। ठीक है, ठीक है, यानी रिपेयर करने के चांसेस पूछे गए आपसे। तो इंस्ट्रक्ट द यूज ऑफ बीटाडीन गार्गल सॉल्यूशंस, क्या आप ये कहने वाले हैं कि बीटाडीन गार्गल सॉल्यूशन आप यूज कीजिए। रेफर फॉर हायर सेंटर, ऊपर जितने हायर सेंटर से उनको रेफर कर दीजिए। अवॉइड कर देना, अवॉइडेंस ऑफ टूथब्रश एंड यूज फिंगर मसाज, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स थेरेपी आप जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो आपको भी पता है, मैं आपको बोला है कि गम हाइपरप्लेशिया जिंजवाइल, जिंजवाइल जो हाइपरप्लेशिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको जिंजिवाइटिस देखने को मिलता है, या फिर आपको जिंजिवाइटिस देखने को मिलेगा, या फिर आपको जिंजिवाइवल हाइपरप्लेशिया जिंजिवाइवल हाइपरप्लेशिया जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इन दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा, गम ब्लीडिंग होगी। अब गम ब्लीडिंग होगी तो आप सभी को पता है कि जब हम यहाँ पे टूथब्रश इस्तेमाल करेंगे, टूथब्रश इस्तेमाल करेंगे तो ये कंडीशंस तो और भी ज्यादा क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो इनको हमको क्या करना है, कम करना है। तो हमें टूथब्रश को क्या कर देना है, अवॉइड कर देना है। फिंगर्स को हम एज ए मसाज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राइट आंसर से इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, सी रहेगा कि गम ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें टूथब्रश को अवॉइड करके फिंगर को एज ए यूज करना चाहिए मसाज के लिए या ब्रशिंग के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। सी इज द यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, और ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व करते हुए चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है और काफी बार ये रिपीट हो चुका है। आई थिंक आप सभी लोगों को इसका आंसर्स भी पता होना चाहिए।
ब्रेस्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ विच ग्लैंड, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रेस्ट जो है इज द मॉडिफिकेशन ऑफ विच ग्लैंड, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्वेट, सेबेशियस, सीरिमेनियस या सलाइवरी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ब्रेस्ट जो है वो कौन सी ग्लैंड का मॉडिफिकेशंस है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ब्रेस्ट जो है वो कौन सी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, बताइए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, ब्रेस्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ विच ग्लैंड, तो स्वेट ग्लैंड। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। एक और आपको याद रखना है, इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, एक्सोक्राइन यूडोरेफिरस ग्लैंड। ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ हो तो आपको याद रखना है। एक्सोक्राइन सूडोरिफरस ग्लैंड भी किसी को बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड को ही बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर ये मतलब डेवलप होके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैमिलियन ग्लैंड कन्वर्ट हो जाती है, और ब्रेस्ट जो है वो मॉडिफाई होता है, ठीक है। कौन सी ग्लैंड से, स्वेट ग्लैंड से, जिसको एक्सोक्राइन सूडोरिफरस ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ब्रेस्ट से ही मोंटेगोमरी ट्यूबरकल से क्वेश्चन है। इन प्रेगनेंसी टोटल नंबर ऑफ मोंटेगोमरी ट्यूबरकल विल बी, मोंटेगोमरी ट्यूबरकल विल बी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन प्रेगनेंसी के अंदर मोंटेगोमरी ट्यूबरकल कितने होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इन प्रेगनेंसी टोटल नंबर ऑफ मोंटेगोमरी ट्यूबरकल कितने होते हैं, 10 से 20 नहीं होते, 15 से 25 नहीं होते हैं, 5 से 25 नहीं होते हैं, 5 से 15, 5 से 15, ये आपको याद रखना है। और मोंटेगोमरी ट्यूबरकल की कहानी मैं आपको बताऊं तो याद रखना है आपको, इन प्रेगनेंसी सेबेसियस ग्लैंड ट्यूबरकल, ठीक है। इन प्रेगनेंसी सेबेसियस जो ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड ट्यूबरकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्रोलिफरेट होते हैं, क्या होते हैं, प्रोलिफरेट होते हैं। और प्रोलिफरेट होके वो क्या कर ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर सेबेसियस जो ग्लैंड होती है, ठीक है, सेबेसियस ग्लैंड जो होती है 5 से 15, ठीक है, सेबेसियस ग्लैंड के जो ट्यूबरकल है वो प्रोलिफरेट होके क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, किसके अंदर, डेवलप्स इनटू, इसमें, मोंटेगोमरी ट्यूबरकल। ये आपको याद रखना है, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है, मोंटेगोमरी जो ट्यूबरकल होते हैं, मोंटेगोमरी ट्यूबरकल जो होते हैं, ठीक है, इनकी कवरिंग लेयर कितनी होती है, 2 एरियोला, कवरिंग लेयर ऑफ 2 एरियोला, याद रखना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मोंटेगोमरी ट्यूबरकल्स की कवरिंग लेयर कितने एरियोला की होती है, 2 एरियोला की होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है कि इन प्रेगनेंसी जो सेबेसियस ग्लैंड ट्यूबरकल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट होकर डेवलप होते हैं मोंटेगोमरी ट्यूबरकल में। संख्या कितनी होती है, तो 5 से लेकर 15 तक देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो मैंने अभी आपको रेशनल बताया है वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। मोंटेगोमरी ट्यूबरकल्स जो है ऑफ प्रेगनेंसी कैरेक्टराइज एज, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड प्रोलिफरेशन, सेबेसियस ग्लैंड प्रोलिफरेशन, इंडिकेशंस ऑफ कैंसर कैरेक्टर या आउटलाइनिंग ऑफ डार्क एरिया, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये ब्रेस्ट है, ठीक है, ये एरियोला पार्ट हो गया, और ये निप्पल है, ठीक है, ये निप्पल है। तो मोंटेगोमरी ट्यूबरकल्स जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो इस तरह से आपको ट्यूबरकल्स जो है वो 5 से 15 की संख्या में जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
कि जो मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल्स है प्रेगनेंसी के दौरान वो किस तरह से डेवलप होते हैं, कैरेक्टराइज होते हैं। तो मैंने बताया कि 5 से 15 जो सेबेसियस ग्लैंड ट्यूबरकल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट होकर डेवलप होते हैं किसके अंदर, मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल। उनमें आपको याद रखना है सेबेसियस ग्लैंड जो ट्यूबरकल्स होते हैं वो प्रोलिफरेशन होकर किसमें कन्वर्ट होते हैं, इसमें डेवलप होता है मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल में डेवलप होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, येलोविश स्टिकी फ्लूइड, येलोविश स्टिकी फ्लूइड can express by breast nipple at which time, ये क्वेश्चन पे आपसे पूछा जा सकता है। तो येलोविश स्टिक जो फ्लूइड होता है इसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। सिंपल सा बात करें, दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह से भी पूछा गया है, इस तरफ से भी पूछा है। तो कोलेस्ट्रम जो है वो ब्रेस्ट से एक्सप्रेस करके कितने समय में निकल सकता है या एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अर्ली एज 12 वीक। क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। ठीक है, 12 वीक। सेकेंड चीज आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोलेस्ट्रम नेचुरली कब से डिस्चार्ज होता है, कोलेस्ट्रम नेचुरली डिस्चार्ज, ठीक है, नेचुरली डिस्चार्ज कब होता है, तो आपको याद रखना है 16 वीक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक्सप्रेस करके कब डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो 12 वीक पे कर सकते हैं। और नेचुरली कब डिस्चार्ज होने लग जाता है, तो नेचुरली ये डिस्चार्ज हो जाता है 16वें वीक से, याद रखना है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं और पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोलेस्ट्रम में तो आपको सभी को पता है कि कौन सी एंटीबॉडी देखने को मिलती है, तो IgA देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द एज ऑफ अर्ली नियोनेट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही पॉपुलर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। ज्यादा कुछ इसमें रामायण है नहीं, क्योंकि बार बार रिपीटेड हो चुका है। इसका मतलब है कि इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए नियोनेट की मैं बात करूं, ठीक है, नियोनेट की अपन बात करें तो नियोनेट कब तक होता है, 0 से 28 डेज का होता है। ठीक है, और 28 डेज से लेके 1 ईयर तक के हम इन्फेंट कहते हैं, 1 ईयर तक के को हम क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, तो सवाल ये है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अर्ली न्यूनेट पे। अर्ली न्यूनेट की एज क्राइटेरिया आपसे पूछी गई है, तो इस कैटेगरी को हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट हो जाएगा अर्ली, सेकंड हो जाएगा लेट। तो अर्ली हम कहते हैं 0 से लेके 7 डेज का जो न्यूनेट होता है इसको बोलते हैं अर्ली न्यूनेट। ठीक है, अर्ली न्यूनेट। और लेट न्यूनेट किसको कहते हैं, तो 8 डेज से लेके 28 डेज तक का जो पीरियड होता है इसको बोलते हैं लेट न्यूनेट। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में देख लीजिए। ठीक है, देखिए 0 से 28 डेज ये नियोनेट को इंडिकेट करता है, 0 से 7 डेज ये आपके अर्ली नियोनेट को इंडिकेट करता है। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, गलती नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चनों में। जल्दबाजी जो है वो गलती हो जाती है। ठीक है, जल्दबाजी जो है वो गलती हो जाती है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा पहला ही ऑप्शन देखिए 0 से 8 डेज का दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, हम एक्सेसिव ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आपको नॉलेज है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन पेशेंस भी बहुत बड़ी चीज होती है। और जिस हिसाब से आपके एग्जाम हो रहे हैं, CBT बेस होता है ना, उसमें एक अलग बेनिफिट हमें मिल जाता है। लेकिन जब बात OMR बेस की हो तो वहां पे हमें पूरा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि टाइम आपको लिमिट मिला है। OMR में आपके पास आजकल एक नया एडिशन और ऐड कर दिया है कि भाई जो क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हैं वो भी आप एक्सेप्शन में ई ऑप्शन जो है वो आपको फिल करना है। अगर आप वो फिल नहीं करते हैं तो वो काउंट नहीं होगा और वो नेगेटिव में आपके काउंट होने वाला है। ठीक है, तो वो मतलब माइनस जाएगा। तो यहाँ पे टाइम लिमिट कम है, जिस तरह से नेशनल हेल्थ मिशन जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, जो एग्जाम हुआ है 3 Feb को, उसमें ऐसा ही हुआ था कि उसमें टाइमिंग आपको बहुत कम मिला, 90 मिनट्स मिले हैं।
100 क्वेश्चंस करना है आपको, ठीक है। और क्वेश्चंस भी इस तरह से पूछे गए कि आपको एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चनों के आंसर देना है, तो टाइम भी आपको मैच करते हुए चलनी थी। तो टाइमिंग का ही सबसे बड़ा इशू रहता है। देखिए एग्जाम में सबसे बड़ा प्रेशर ही टाइम का ही रहता है। हमें भले ही क्वेश्चंस आते हों या पेपर पूरी तरीके से हमें अच्छा आता हो, या फिर हम एग्जाम क्राइटेरिया जो चाहिए हमें पास होने के लिए वो भी हम क्लियर कर जाएं, लेकिन सबसे मैनेजेबल चीज होती है वहाँ पे आपका टाइमिंग। आप टाइमिंग किस तरह से मैनेज करते हैं, आपके क्वेश्चन का अटैकिंग रेट क्या है, आप किस तरह के क्वेश्चंस को पहले पिक कर रहे हैं, किस तरह के बाद में पिक कर रहे हैं, पहले आप नॉर्मल यानी बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं या कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ आप बढ़ रहे हैं, बीच में से क्वेश्चन उठा लिया, इधर से उठा लिया, वो सब स्ट्रेटेजी आपकी खुद की है। मेंटोर आपको सिर्फ गाइडेंस देता है कि आपको किस तरह से पेपर करना है, जो कि देते हैं, सब देते हैं, ठीक है। और इतना आपको भी अनुभव हो गया होगा कि अगर आपने पहले एग्जाम दिए हैं तो आपको पता है कि मुझे किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आजकल के पेपर्स में कॉम्प्लेक्सिटी इसी तरह से घुमाई जाती है ताकि कंपटीटर जो जानता है कि ऑलरेडी गलती कहाँ से आपसे होने वाली है, आपको भी पता है कि एक पोस्ट पे इतने सारे स्टूडेंट बैठने वाले, तो कचरे तो निकलेंगे ना, इस तरह से निकाला जाए। तो तैयारी सबकी रहती है, कोई भी कम नहीं है किसी से, आप भी नहीं है और आपके कंपटीटर में जो है वो भी नहीं है। सवाल ये है कि यही टाइमिंग आपको सबको गेम की तरह घुमाती है, जिसका टाइमिंग, जिसका अटैकिंग रेट, जिसका कैप्चरिंग, ठीक है, क्वेश्चन का सीक्वेंस, ऑप्शंस क्लिक करना, भरना, ओएमआर, टाइमिंग, प्रेशर और आपकी स्ट्रेटेजी, आपने क्या बनाया है, किस तरह से आपने क्वेश्चन टाइमिंग पे अकॉर्डिंग सेट करके चले हैं, वो आपका सिलेक्शन सामने आपके रखता है, ठीक है। और यही चीजें जैसे कि आप एग्जाम दे के कंप्लीट करके सबमिट करके बाहर आते हैं, तो फिर आपका दिमाग का पूरा पर्दा खुलता है कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं जो आपको बता रहा था पिछले कुछ सीजन्स एपिसोड्स में, मैंने आपको इसी पे ज्यादा फोकस दिया है कि जब से ज्यादा आपकी प्रायोरिटी, आपको एग्जाम जिस दिन आपका हो उससे 1-2 दिन पहले आपको बुक्स बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर देनी है। जितना आपने पढ़ लिया है वो सफिशिएंट है। 2 दिन में आप पढ़ के आप आईएएस तो बन नहीं वाले, ठीक है। और जिसकी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स की, तो तैयारी जो आपने पहले करी है वही आपके काम आने वाली है। रिसेंट में आप 1-2 क्वेश्चन अटैक कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये 1-2 के चक्कर में आप पुराना जो भी सिलेबस आपके माइंड में सेट है वो पूरा आपका रायता कर देगा। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी आपको एडवाइस जो बेस पे मैं दे रहा हूँ उसका मतलब है कि ये काफी चीजें जो हैं वो फेस की हुई है, हर स्टूडेंट्स ने फेस कर रही है। जब हम आपकी जगह स्टूडेंट्स हम उसमें थे तब भी हमने भी ये चीजें फेस की हैं, तो उन चीजों से आप बच के रहें। नेगेटिव आपको पता है ये पहले से ही आपके एज ए इनिमी खड़ा हुआ है, ठीक है। आपने थोड़ी सी गलती करी आपके वो अटैक करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके सिलेक्शंस जो हैं वो बाहर होते हैं और आप या तो पॉइंटों में रहते हैं या मार्क्स में रह जाते हैं या कुछ क्वेश्चनों में, ठीक है। और फिर आपके पास में सामने वही टारगेट, नया साल, नया एग्जाम, नई तैयारियां, वही चीज पढ़नी है, फिर से तैयारी करनी है। चांस मिला तो ठीक है, नहीं तो नहीं। सबसे बड़ा क्राइटेरिया फिर एज का है, ये आ गया, मैं ओवर एज हो गया हूँ, मैं ये फॉर्म फिल नहीं कर सका, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, टाइम सेट नहीं हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज हैं। इसलिए समय फिक्स कीजिए, डिसिप्लिन रखिए, पढ़ाई कंटिन्यूस करते रहिए और अपना खुद के हिसाब से फॉलो कीजिए खुद को, दूसरों के हिसाब से आप मत पढ़ना कभी भी। कौन क्या पढ़ रहा है उससे मतलब नहीं है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ मुझे उससे मतलब, ठीक है। इस तरह का अगर प्लान ऑफ एक्शन आपका रहेगा तो आप जीतेंगे, अदरवाइज बाकी सब जैसे हैं वैसे ही आप भी हैं, ठीक है। तो बुरा मानने वाली बात नहीं है, आपकी भलाई के लिए है। तो जिस तरह से आप चल रहे हैं आप उसी हिसाब से चलिए। देखिए आप जो पढ़ रहे हैं वो सबसे बेस्ट पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़िए आप, चाहे आप बुक से पढ़िए, नोट से पढ़िए, कोचिंग से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, कहीं भी पढ़िए। ऐसे मेरी तरफ से मेंशन ऑफ सेंटेंस में कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन जो भी पढ़े, जहां से भी पढ़े, अच्छा पढ़िए और ढंग से पढ़िए और वहीं पे फोकस रखिए। आप इधर उधर नहीं डाइवर्ट होना है कि कोई आपका एडवाइस वहां देखो वहां देखो। तो पढ़ रहे हैं आप, वो बहुत परफेक्ट पढ़ रहे हैं, उसी में आप ढूंढिए ना, आप उसमें सर्च कीजिए। आप एक खुद एक रिसर्चर हैं, आप स्टूडेंट, आप खुद रिसर्चर हैं, आप खुद ढूंढिए कि कहाँ मुझे क्या मिल सकता है, किस चीज को मैं ज्यादा फोकस करूँ। हो सकता है आपकी पढ़ाई पूरी तरीके से कंप्लीट हो, आपका सिर्फ पेशेंस आपको मार रहा हो, वो आपको आउट कर रहा है कंपटीशन से, ठीक है। टाइमिंग आपको आउट कर रही है, आपकी पिकिंग एक्शंस आपको आउट कर रही है, ठीक है। आपकी रेस्टिंग, आप नींद पूरी नहीं ले पा रहे हो, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो,
बहुत सी चीजें काम करती हैं स्टडी में, ठीक है, तो उन पे आप थोड़ा फोकस रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया। तो अर्ली न्यूनेट हम 0 से 7 डेज के न्यूनेट को कहते हैं, और 8 डेज से 28 डेज के न्यूनेट को हम पोस्ट लेट न्यूनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी देखिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और काफी एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। फ्रोजन डीपीटी पे क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रोजन डीपीटी जो है वैक्सीन शुड बी, क्या करना है आगे, ठीक है। तो देखिए फ्रोजन डीपीटी यानी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस की जो वैक्सीन होती है, ठीक है, आप सभी को पता है कि इसको रेफ्रिजरेटर करना चाहिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ये आपको याद रखना। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है, फ्रोजन लिख दिया है, यानी ये है फ्रोजन वैक्सीन। तो फ्रोजन वैक्सीन को आपको क्या करना है, यूज नहीं करना है, आपको डिस्कार्ड कर देना है। क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। तो ये पॉपुलर क्वेश्चन रहा है और इसका आंसर ये है। अभी देखिए इसका आंसर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको करना क्या है, आप एक ले लीजिए वायल फ्रोजन की, एक वायल आपके पास फ्रोजन की है डीपीटी की, ठीक है, और एक वायल आपके पास नॉन फ्रोजन है, यानी डीपीटी की आपके पास रेफ्रिजरेटर वायल है, ठीक है। दोनों वायल्स को आपने क्या कर दिया है, शेक कर दिया है। दोनों वायलों को आपने शेक कर दिया है। अब जब आप शेक करेंगे उसके बाद में जब आप देखेंगे तो जो फ्रोजन वायल होती है, फ्रोजन जो वायल होती है, इसमें आपको याद रखना है फ्रोजन वायल और नॉन फ्रोजन वायल, ठीक है। दोनों वायल्स को आप देखेंगे क्या, सेडिमेंटेशन सेटलमेंट देखेंगे। आप क्या देखने वाले हैं, सेडिमेंटेशन सेटलमेंट देखेंगे। सेडिमेंटेशन सेटलमेंट देखेंगे, सेडिमेंटेशन सेटलमेंट देखेंगे। कितनी देर के लिए देखेंगे, तो 15 से 30 मिनट तक देखेंगे। 15 से 30 मिनट तक जब आप फ्रोजन और नॉन फ्रोजन दोनों वायलों को शेक करने के बाद जब आप 15 से 30 मिनट बाद देखते हैं, तो होता क्या है, जो नॉन फ्रोजन वायल होती है ना, उसमें आपको फ्रेगमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, लेकिन जो फ्रोजन वायल है वो पूरी तरीके से क्लियरली आपको विजिबल हो जाएगी, ठीक है, पूरी तरीके से आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगी फ्रोजन डीपीटी वायल। लेकिन नॉन फ्रोजन जो है, नॉन फ्रोजन जो डीपीटी वायल है, इसमें आपको फ्रेगमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, यानी पूरी तरीके से वो सेडिमेंटेशन नहीं होंगे। इसका मतलब है कि इस वायल को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन जो क्लियरली ट्रांसफरेबल विजिबल हो जाए, इसको आप नॉट यूज, इसको आप यूज नहीं करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेक टेस्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत बार पूछा गया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन से आपका क्या रहने वाला है, फ्रोजन डीपीटी वायल को हमें क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा बात बड़ी बात नहीं है। प्रीटर्म बेबी इज ए बेबी बॉर्न बिफोर हाउ मेनी वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ये क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर रहा है। मुझे लगता नहीं है शायद इसका क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नहीं पता हो। प्रीटर्म बेबी का आंसर आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, 37 वीक से बिफोर अगर गेस्टेशन है और प्रेग्नेंट लेडी डिलीवर करती है, तो दैट्स कॉल्ड, ये प्रीटर्म बेबी कहलाएगा, ठीक है। और आफ्टर 42 वीक, आफ्टर 42 वीक अगर गेस्टेशन है फिर डिलीवर हो रहा है, इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रम, क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, ई रहेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने इस सीरीज में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, और आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा। ये क्वेश्चन आपका पढ़ चुके हैं आप। नॉर्मल द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन हाउ मेनी आर्टरीज एंड हाउ मेनी वेन्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो प्लेसेंटा से कनेक्ट होके जो अम्बिलिकल कॉर्ड निकल रहा है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी आर्टरीज होती है, कितनी वेन होती है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहा है, बहुत पॉपुलर, इतना क्वेश्चन पॉपुलर रहा है कि अभी भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, और कंफ्यूज होते हैं कैंडिडेट अभी भी, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें 1 वेन होती है और 2 आर्टरीज होती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, ए रहेगा, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, ए रहेगा। सो आज की क्लास को अपन यहीं फ्री करते हैं। 17 आपका ये आज का एपिसोड, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है और एंड तक आपने देखी है, तो लाइक करके जरूर जाइएगा और फिर से कल आइएगा, ठीक है, फिर से आप कल आइएगा।
और वीडियो को आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितने भी कैंडिडेट्स जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, भले ही चाहे वो डीएसएसबी, एसएसबी, आरआरबी या नॉर्थ सेट या फिर आपके सीएचओ एनएचएम्स की तैयारी कर रहे हैं, किस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, ये हेल्पफुल रहेगी। बेसिक क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियस की बात है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की सीरीज है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नहीं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ना है तो इस एक वीडियो के एंड में आपको एक सीरीज दिख जाएगी, उस पर आप क्लिक कीजिए। वो नॉर्थ सेट, डीएसएसबी और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक दैट जैसे पीजीआई एमईआर के एग्जाम्स एक पैटर्न से बनाया हुआ है, वो एपिसोड्स आप जरूर विजिट कीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन 18 में, ठीक है। तब तक के लिए अपना और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, ठीक है। एग्जाम का टाइम है इसलिए, ओके। जय हिंद, जय भारत।